हेलो एवरीवन, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे। अगर कोई ऐसा है जो नया है तो उसके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है उन्नति सिंह और मैं माई पाठशाला पे मैथ पढ़ाता हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक दो बातें और भी बता देता हूं कि आप लोगों के साथ इस बार मैं भी सीजीएल मेंस का एग्जाम लिख रहा हूं और सीजीएल मेंस का एग्जाम लिखने के लिए मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूं कि मेरे क्या मार्क्स रहे हैं। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, इसमें आप सारी चीजें देख सकते हो। मैं अपने की पॉइंट्स बता देता हूं कि मेरा जो मैथ है, मैथ में मार्क्स हैं 48 नंबर्स। मैथ आपको पढ़ाता हूं इसलिए मैथ में मेरे सही है। एक क्वेश्चन मेरे को स्किप करना पड़ा था और मेरा जो टोटल रॉ स्कोर बन रहा है प्री में वो 136.5 है। आंसर के हिसाब से 131.5 था। उसमें से एक क्वेश्चन मुझे पहले से मालूम था कि मैथ का गलत आया हुआ था तो वो सही हो गया था। मेरे हिसाब से 134 था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन कोई और था जो उन्होंने मे बी शायद इंग्लिश में कोई क्वेश्चन था, वो मेरा सही रहा होगा तो उसमें एक और मार्क्स मेरे बढ़ गए, मतलब 2.5 मार्क्स और बढ़ गए तो 136.5 हो गया। नॉर्मलाइज जो मेरा स्कोर है वो 148.59 है। हालांकि अभी तक मैंने आपको स्कोर शेयर कर रखा था मेरा 134, बट एक्चुअल रॉ स्कोर मेरा 136.5 बन रहा है। तो अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेंस में हमें सिलेक्शन लेना है, अगर मेंस हमें क्लियर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके पहले हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या आगे रिक्वायरमेंट है, क्या उसका बेस है और हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि टीयर 1 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उनके क्या मार्क्स रहे। उसके हिसाब से आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और उसी के हिसाब से आपको सारी की सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी को लेकर चलता हूं और बाकी सब उसी हिसाब से आप चीजों को समझ जाओगे। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो जो रॉ मार्क्स हैं, सॉरी कट ऑफ है, वो है 132.37। अप्रोक्सीमेट 133 मान सकते हो कि लगभग 133 मार्क कट ऑफ गया हुआ है। तो अगर आपका स्कोर इसके पास में बनता है और अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो फिर हम लोग बात करेंगे कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर इसे ज्यादा भी मार्क्स हैं तो आप उसी के हिसाब से चीजों को और इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी रैंक को और अच्छा कर सकते हो, इवन दो आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर अगर देखोगे तो टोटल लगभग 1.25 लाख बच्चे टीयर 1 में सिलेक्ट किए गए हैं जिनको टीयर 2 का एग्जाम देना है। फाइनल जो वैकेंसी होती है उसमें कभी 6,000, कभी 8,000, कभी 10,000 वैकेंसीज रहती हैं और फाइनल जो आपका डीवी होता है, डीवी के लिए लगभग 20 से 25,000 बच्चे बुलाए जाते हैं, 20 to 25 के स्टूडेंट्स। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग हर 6 स्टूडेंट पे एक बच्चा सेलेक्ट होता है, बाकी 5 बच्चे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कितना ज्यादा है और उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर मान लो आपका स्कोर एकदम कम है, मिनिमम स्कोर पे हो, तो फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाए। अगर मान लो आपका स्कोर है 133 तो आपको एग्जाम में कितना स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में 350 प्लस स्कोर करते हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, मन की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप मिनिमम पे हो तो अगर 350 प्लस स्कोर करते हो तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। और इस 350 प्लस को अचीव करने के लिए भाई 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका होता है मैथ और दूसरा होता है इंग्लिश। डिपेंड करता है, ज्यादातर बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है और दूसरा थोड़ा सा हल्का सा वीक रहता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसको आप हमेशा स्ट्रांग रखो, उसमें टारगेट ज्यादा रखो। जो आपका एवरेज है उसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं हमेशा टारगेट रखता हूं कि मेरा मैथ्स का टारगेट 190 प्लस रहेगा। अगर मैं 190 प्लस टारगेट करूंगा, वैसे मेरे लिए तो मैं अपने लिए टारगेट 200 का 200 रखता हूं। मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सब कुछ आता है। बस कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया कोई बात उस समय पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो एक आध सवाल मिस हो सकता है, छूट सकता है या गलत भी हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से, तो 190 प्लस मेरा बन सकता है। अगर आप बात करोगे तो आप 180 से 190 के बीच में आ जाओगे अगर आप 190 प्लस का टारगेट रख के चलते हो। अगर आप अबव एवरेज हो या एवरेज स्टूडेंट हो तो 190 प्लस आपको टारगेट रखना है तो आप 180 के बीच में आ जाओगे। भाई जहां टारगेट रखते हो उसे थोड़ा बहुत कम पे अटक जाते हैं तो इतना आपको मिल सकता है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश की बात करें तो मेरा जो टारगेट है 180 प्लस है, उसी हिसाब से आप भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो 170 से 180 के बीच में आ जाओगे। अगर आप देखो, अगर आप इवन तो आपके मिनिमम मार्क्स भी थे तो जितनी रिक्वायर मार्क्स की जरूरत है 350 प्लस, यहां से आपको 350 कम से कम मिल ही जाएगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो वो आप अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए देख सकते हो, इसमें टारगेट आप बढ़ा सकते हो, इसमें टारगेट बढ़ा सकते हो और आप रैंक के लिए जा सकते हो।
तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। देखो, पढ़ाई करने के लिए तो आप सारी की सारी पढ़ाई कर चुके हो, कॉन्सेप्ट में सभी कुछ तो आपको आता है। आपको करना क्या है, बस प्रैक्टिस करना है। और अच्छी प्रैक्टिस कैसे होती है, अच्छी प्रैक्टिस हमेशा मॉक टेस्ट के थ्रू होती है। अगर आप कितना भी तैयारी कर लो, आप हर सवाल लगा लेते हो, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप लगा ना पाते हो, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बैठो तो दिए गए समय में वो सारे क्वेश्चन आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, ये डिफरेंट चीज हो जाती है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है वो मॉक टेस्ट के थ्रू रहती है। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाते, जनरली वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं चल पाता है कि उस टाइम के ड्यूरेशन में कैसे उनको पेपर देना है। तो वो थ्रू मॉक टेस्ट ही आपको आइडिया लगता है। तो आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना है। डेली अगर आप डेली 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ में सिर्फ ऐसा नहीं होता, मॉक टेस्ट लगाना तो ईजी होता है, उसके बाद का जो पार्ट होता है वो भी साथ में कंटिन्यू रखना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक, अपनी मिस्टेक्स को नोट करना है। मिस्टेक्स अलग अलग तरीके की होती हैं। सिली मिस्टेक्स हो सकता है, सिली मिस्टेक जैसे क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई और आंसर गलत आ गया, या आंसर निकाल लिया, आंसर टिक करने में गलती हो गई, या इधर का उधर पढ़ लिया। कई बार रेशियो आता है वाटर मिल्क का, मिल्क और वाटर का, आपने टिक कर दिया। तो कई सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो आप कॉपी में नोट करो। इसी तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपको लगा सवाल में कॉन्सेप्ट ये होगा, लेकिन हो सकता है उस सवाल का कॉन्सेप्ट वो ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें कॉपी में नोट करो। जब आप चीजों को कॉपी में नोट करते हो तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है, और फिर जब अगली बार मॉक टेस्ट देने जाओगे तो आपको याद आएगा, हाँ पिछली बार मैंने ये गलती की थी, इस बार मुझे ये गलती नहीं करनी। ठीक, अब ये सारी की सारी चीजें अगले मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्या करना है, जो अपना इंप्रूवमेंट है उसको मॉनिटर करो। ठीक है, और इंप्रूवमेंट में आपको जो बेसिकली चाहिए होती है, 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो आपको स्पीड चेक करना होता है कि आपकी स्पीड कैसी चल रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है एक्यूरेसी। बस यही 2 चीजें अगर आप इंप्रूव कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर ये 2 चीजें आपकी खराब रही तो एग्जाम से आप बाहर हो जाओगे। स्पीड धीरे धीरे आपको ये चेक करना है कि पहले मॉक टेस्ट में आपको कितना समय लग रहा था सारे क्वेश्चन करने में, या आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, और धीरे धीरे उसको इंप्रूव करना है। एक्यूरेसी की बात करें, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका एक्यूरेसी बहुत कम है, तो सबसे पहले आपका जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि एक्यूरेसी सबसे पहले कम से कम में 90+ होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपकी 90+ आ रही तो सेकंड स्टेज हो गया आपका 95+ टारगेट आपको करना है, और अगर 95+ आ गया है तो आप ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए हो। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 98 से 100% होना चाहिए, और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और स्पीड और एक्यूरेसी ही चीज है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी। इसके बाद में क्या करना है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनको आप डेली बेसिस में रिवाइज करते रहो। ठीक, और अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट देते रहो। जो भी डाउट्स हैं मॉक टेस्ट में या किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो वो सारे के सारे डाउट क्लियर करते हुए चलो। और एक सजेशन है आपके लिए कि भाई थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो। तो देखो, ये सारी की सारी चीजें आप अपने से कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, सारी चीजों में तो नहीं हेल्प कर सकता। अब मॉक टेस्ट तो आपको ही लगाना पड़ेगा, एनालिसिस उसकी आपको ही करनी पड़ेगी, ये जो मिस्टेक्स हुई हैं ये आपको ही नोट करना पड़ेगा, जो भी इंप्रूवमेंट है इसमें ये आपको ही करना पड़ेगा। ये जो मॉनिटरिंग का काम है ये भी आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हम जो आपकी हेल्प कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इस बार मेंस का एग्जाम ले रहे हैं, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम आपकी मदद इन दोनों चीजों में कर सकते हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं और जो आपको डाउट्स क्लियर करना है। भाई आप भी मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, तो जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है मैं सभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं, और उसमें जितने भी अच्छे लेवल के सवाल होंगे वो सारे अच्छे लेवल के सवालों का कलेक्शन मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में तो लगभग हमारे पास में 25 हमारे पास में मेजर टॉपिक है, उसमें लगभग हर टॉपिक में 10 से 15 कॉन्सेप्ट रहते हैं या 10 से 15 टाइप के सवाल बनते हैं। तो लगभग हमारे पास में मान के चल सकते हो कि 400 एवरेज में लेता हूं, 250 के ऊपर जाएगा, 400 तक जा सकता है, 500 तक जा सकता है। तो 400-500 टाइप के हमारे पास में सवाल हुए, और हर सवाल को समझने के लिए बस 400-500 सवाल हमको करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के सवाल को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। जो बेसिक टाइप होते हैं उनको इवन तो हमें कवर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं उन्हीं को हमको कवर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली सवाल लगाएंगे, उससे थ्रू आपका ये सारा का सारा रिवाइज भी हो जाएगा, और जो भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारा टारगेट है कि अगर आपके स्कोर बहुत कम बन रहे हैं प्री में, तो बस हमको किसी ना किसी तरीके से सिलेक्शन मिल जाए। और अगर आपका स्कोर अच्छा बनना है तो आपको टारगेट करना है कि आपको रैंक होल्ड करनी है,
और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप भाई सीधे सीधे टॉपर के लिए टारगेट कर सकते हो। अच्छा, अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हम लोग बैच रन करेंगे इसका एक सिंपल सा नाम रख लेंगे, बहुत ऑर्डिनरी सा, हम लोग ऑर्डिनरी इंसान हैं, तो सिलेक्शन लेना है तो बस बैच का नाम रहेगा सिलेक्शन बैच और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो बैच है ये हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे, मंडे से। भाई टाइम नुकसान कर नहीं सकते, हमारे पास में बहुत ज्यादा समय नहीं, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे इसको, 6 तारीख है मंडे को, और टाइम वही रेगुलर रहेगा जिस टाइम पे हम लोग की रेगुलर मेंस की क्लासेस चल रही थी, शाम को 6 बजे। इस वीडियो को एंड करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी लोग इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर शेयर करें, और फिर मिलते हैं मंडे की क्लास में शाम को 6 बजे।